तो हम आज पढ़ेंगे कि डीएसएम क्या है, डीएसएम का ओवरव्यू देखेंगे और देखेंगे कि डीएसएम में कितने डिसऑर्डर्स हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि हम मोर देन 100 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और आप लोगों को किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो DSM-5 के बाद DSM-5 TRB आ गया है ना। तो जो DSM-5 है उधर ना मल्टी एक्सियल सिस्टम को रिमूव कर दिया गया था, मल्टी एक्सियल सिस्टम को रिमूव कर दिया गया था और एक क्लासिफिकेशन कैटेगरी सिस्टम स्टार्ट किया। मतलब कोई ऐसा वो नहीं था जैसे मल्टी एक्सियल सिस्टम में आप सभी को पता है कि 5 एक्सेस हुआ करते थे। जो फर्स्ट एक्सेस था वो क्लिनिकल सिंड्रोम का था, सेकंड एक्सेस में आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को रखा जाता था और आपकी एक्सेस थर्ड थी वो जनरल मेडिकल कंडीशन के लिए थे और एक्सेस 4 साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए और एक्सेस 5 थी वो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग के लिए थी, है ना। तो जब आप किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने जाते थे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो आपको वो सारे एक्सेस पर उस डिसऑर्डर को रखना होता था, उसके बाद आप कोई डायग्नोसिस बना पाते थे। इज इट क्लियर और नॉट, Yes, sir. है ना। अभी क्या है वो पूरा मल्टी एक्सियल सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अभी आपके पास सिंपल सी 20 कैटेगरीज हैं, 20 क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर्स के, है ना, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वो 20 क्लासिफिकेशन के अंदर आपको स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पढ़ने होते हैं, है ना। तो ये किया क्यों, ये अपडेशन किया क्यों, ये इसलिए किया जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए डिसऑर्डर्स को समझना, डायग्नोसिस बनाना, समझना, मतलब थोड़ा सा इजी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो हम देखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है डीएसएम क्या है। व्हाट इज़ डीएसएम? डीएसएम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। डीएसएम को पब्लिश कौन करता है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। डीएसएम का पर्पस क्या है? प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, है ना। ये कुछ क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कि आपको कौन से क्राइटेरिया फिर कौन से बेसिस पर आपको किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है। तो डीएसएम का पर्पस ये है और आप देखते हो कि इसका यूज़ ग्लोबल है ना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं, रिसर्चर इसको यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, पॉलिसी मेकर्स इसको यूज़ करते हैं, इवन हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल रोल है इसका डीएसएम का। इतनी बात आपको सभी को क्लियर है। Yes. अभी हम डीएसएम की हिस्ट्री देखेंगे कि डीएसएम कैसे अपडेट हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि DSM-1 1952 में आया था। ये फर्स्ट एडिशन था डीएसएम का, है ना। और ये आपको पता होगा कि जो हमारा डीएसएम है ना, जो फर्स्ट एडिशन था वो साइकोडायनेमिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पर आया था। तो ये आपको बात याद रखना है, जो DSM-1 जब 1952 में पहली बार जब आया तो साइकोडायनेमिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था और इसके अंदर हम 106 डिसऑर्डर्स, मतलब 106 डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते थे DSM-1 में, है ना। DSM-2 उसके बाद आया 1968 में। इधर डिसऑर्डर्स को और एक्सपेंड कर दिया गया, नियर अबाउट 182 डिसऑर्डर्स हुआ करते थे, है ना। स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिटिक लैंग्वेज, मतलब अनकॉन्शियस और बाकी सारी चीज़ों पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता था। आफ्टर दैट DSM-3 आया 1980 में। ये मेजर शिफ्ट हुआ और इसने मेडिकल जो मॉडल है, मतलब हमारा जो फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल बेसिस, सॉरी, फिजियोलॉजिकल बेसिस या बायोलॉजिकल बेसिस को हमने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मेडिकल मॉडल या मेडिकल पर्सपेक्टिव में भी हमने समझने की कोशिश करी। और यहाँ पर पहली बार DSM-3 में फर्स्ट टाइम मल्टी एक्सियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम मल्टी एक्सियल सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1980 में इंट्रोड्यूस किया है, जब हमने DSM-3 मतलब DSM-3 हमारे पास आया और इसमें 265 डिसऑर्डर्स हुआ करते थे। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद DSM-3 आर आया। आर मतलब रिवाइज्ड, ये 1987 में आया। रिवाइज वर्जन विद अपडेट्स एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, थोड़ा सा इसको अपडेट किया गया। फिर DSM-4 आया 1994 में।
मोर एम्पिरिकल एविडेंस यूज्ड, रिटेन्ड मल्टी एक्सियल सिस्टम बिल्कुल कंटिन्यू था, इंक्लूडेड डी एस एम 4 TR, डी एस एम 4 TR भी आया है ना, डी एस एम 4 आया 1994 में, डी एस एम 4 TR आया 2000 में। उसके बाद आपको रिसेंट देखने को मिलता है डी एस एम 5, जो कि 2013 में, 2013 में ये आपके सामने आया। यहाँ पर मल्टी एक्सियल सिस्टम को रिमूव कर दिया गया है ना, और फोकस था डायमेंशनल असेसमेंट पर। फोकस किस पर था? डायमेंशनल असेसमेंट पर फोकस था। और यहाँ पर कुछ नए डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया जो कि पहले नहीं थे। कुछ को डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया और कुछ को रिमूव किया गया, है ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, देखो आप देख रहे हो कितने सारे 200 से 200 से ज़्यादा 265 इतने सारे डिसऑर्डर्स हुआ करते थे पहले। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सारे डिसऑर्डर्स ना कुल मिला के 100+ हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। नए डिसऑर्डर्स को इंक्लूड कर दिया गया, जैसे नए डिसऑर्डर्स थे होर्डिंग डिसऑर्डर, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, DMDD जिसको बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? मतलब इसको जैसे होल्डिंग तो अब ओसीडी में आ गया तो मर्ज कर दिया उसके अंदर, ऐसे मर्ज कुछ कर कर दिया, दिया। मतलब स्पेसिफिक नाम दे दिया। पहले नाम नहीं ओके। हुआ था, मतलब OCD हम्म। के उसमें उसमें ही हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया, है ना। ओके सर। मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने न्यू डिसऑर्डर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब न्यू तो खैर है नहीं, लेकिन सेपरेट कर दिया। ओके सर। हाँ। फिर उसके बाद 2022 में 2022 में DSM 5 TR भी आया। टेक्स्ट रिवीजन विद अपडेटेड लैंग्वेज, प्रिवलेंस रेट्स एंड सम न्यू कंडीशंस, है ना। और कुछ प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर्स यहाँ पर ऐड किया गया 2022 का DSM 5 TR में। ठीक है। तो ये कुछ इसकी ना क्रोनोलॉजी है कि कैसे कब क्या आया, हिस्ट्री है DSM की। ठीक है। तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली, क्यों? क्योंकि DSM 5 TR में सिर्फ एक डिसऑर्डर ऐड किया गया है जिसका नाम है प्रोलॉन्ग्ड ग्रीव डिसऑर्डर, है ना। बाकी 2013 में जो DSM 5 आया है उसके अंदर वही हम स्टडी करने वाले हैं, वही हमारा टॉपिक रहेगा। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, है ना, वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है। देखो अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि DSM 5 में कितने डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन है या डायमेंशन है, जो भी आप इसको बोलना चाहो वो हैं। और उसके बाद मैं पूरा कंटेंट को स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा कि टोटल आपको कितना सारा पढ़ना है। मतलब पहले हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। इज इट क्लियर? ओके सर। बाकी दो स्टूडेंट और हैं, वो भी ओके और यस और नो बोल सकते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ। तो बेसिकली हम DSM 5 में देखना चाह रहे हैं कि कितने क्लासिफिकेशन है। जैसा मैंने आपको बता दिया टोटल 20 हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर का वो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, फर्स्ट। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है स्कीजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। थर्ड है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। फोर्थ है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फिफ्थ है एंजाइटी डिसऑर्डर। सिक्स है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सेवन्थ है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एट्थ है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। नाइन है सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। 10 है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। 11 है एलिमिनेशन डिसऑर्डर। 12 है स्लीप वेक डिसऑर्डर। 13 है आपका सेक्सुअल डिसफंक्शंस। 14 है जेंडर डायस्फोरिया। 15 है डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। 16 है सब्सटेंस रिलेटेड एंड अडिक्टिव डिसऑर्डर्स। 17 है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। 18 है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। 19 है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। और 20 है अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो आप देख रहे हो ये आपके सामने पूरे जितने भी डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं उसकी लिस्ट है। टोटल कितने हैं? 20। अब मान के चलो एक के अंदर एटलीस्ट 5 डिसऑर्डर हैं। मैं एवरेज बता रहा हूँ कि एक क्लासिफिकेशन के अंदर लेस देन मोर देन, मतलब आप बोल सकते हो एवरेज इसका 5 होंगे। तो 25 या 100, ऐसे ही 100 हो गए। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। देखो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, अब नहीं आए बच्चे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। अब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग आए हो तो बिल्कुल आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है वैसे आज की, है ना, है कि नहीं?
Yes, sir. यस सर। लेकिन क्या ही कर सकते हो। चलो मैं आपको स्क्रॉल करके सारी चीज़ें बताता हूँ कि हम एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या, फिर उसके बाद हम वन बाय वन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आप जानते हो फर्स्ट क्लासिफिकेशन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, सबसे पहले हम वो लिस्ट देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को हम पढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ये पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आता है इसी में। आफ्टर दैट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है जिसको ASD बोलते हैं, है ना। आफ्टर दैट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम ADHD बोलते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, उसके बाद मोटर डिसऑर्डर्स, है ना। तो ये हमारे 6 डिसऑर्डर्स आते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर। इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सीजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम या स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो इन इसके अंदर हम कितने डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं? फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ते हैं हम स्कीजोटाइपल डिसऑर्डर पढ़ते हैं। उसके बाद हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर पढ़ते हैं। उसके बाद हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आफ्टर दैट स्कीजोफ्रेनी फ्रॉम डिसऑर्डर है। उसके बाद सीजोफ्रेनिया है ना। उसके बाद स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ भी हम टोटल 6 डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। कहाँ पर? स्कीजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। क्या बोलते हैं इसको? स्कीजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंडर में। इज इट क्लियर? यहाँ भी हम 6 डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है। सोनाली आप ना नंबर्स लिखोगे, फिर अपन टोटल करके देखेंगे टोटल कितने हैं, ठीक है। उधर भी 6 थे, इधर भी 6 है। सर सृष्टि को बोल दो, मैं खाना खाते खाते ओके, अटेंड कर रही सृष्टि आप करोगे, Yes, sir. है ना। अपन टोटल ऐड करके देखेंगे टोटल है कितने। तो 6 उधर थे, 6 इधर है। फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की है ना। बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के हम क्या क्या अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, कौन से डिसऑर्डर पढ़ते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ते हैं। आफ्टर दैट बाइपोलर मतलब बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आफ्टर दैट बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। देन साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। उसके बाद अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो टोटल 4 यहाँ पर है ना। तो फर्स्ट वाले में 6, सेकंड वाले में 6, और फिर थर्ड जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पर आप 4 डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं MDD। MDD क्या होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। उसके बाद क्या है? परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम डाइस्थीमिया भी बोलते हैं। मतलब PDD को हम डाइस्थीमिया भी बोलते हैं, डाइस्थीमिया भी हम यहाँ पढ़ते हैं, MDD भी पढ़ते हैं। MDD क्या होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यहाँ क्या है? परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसके बाद हम DMDD भी पढ़ते हैं, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर जिसको हम PMDD बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम एक डिसऑर्डर और पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 5। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद जो यस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो डिसऑर्डर का वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के हम क्या क्या पढ़ते हैं? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, देन सेलेक्टिव म्यूटिज्म पढ़ेंगे, देन स्पेसिफिक फोबिया पढ़ेंगे, देन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, है ना। पैनिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एगोराफोबिया पढ़ेंगे, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, है ना। तो टोटल यहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के हम अंदर टोटल कितने डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे? 7। इज इट क्लियर? Yes, sir. आफ्टर दैट हम DSM मतलब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर हम कितने डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको OCD बोल रहे हैं। उसके बाद हम BDD पढ़ते हैं। BDD क्या होता है? बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर जिसको BDD बोलते हैं, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम हॉर्डिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ट्रिकेटोलोमेनिया पढ़ेंगे, है ना। ट्रिकेटोलोमेनिया पढ़ते हैं इसके अंदर हम। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं।
और हम अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो टोटल 6 यहाँ पर भी हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? यस ओसीडी, सर। हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका क्या है? ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर कौन 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 से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पीटीएसडी, उसके बाद हम पढ़ते हैं एएसडी। ये क्या है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है ना? ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स भी यहाँ आते हैं, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर भी यहाँ आते हैं, डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर भी यहाँ आते हैं। तो टोटल 5 हैं। मतलब जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, बट उसके अंदर हम टोटल 5 डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम डीआईडी बोलते हैं। फिर डिसोसिएटिव एमनेजिया है ना? फिर डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर है। उसके बाद अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। टोटल कितने हैं? 4। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का। सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के हम कितने डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं? फर्स्ट है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, सेकंड है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बोलते थे DSM-4 में। उसके बाद है कन्वर्जन डिसऑर्डर। अभी इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर का नाम क्या है? फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। ओके। उसके बाद हम स्टडी करते हैं फिक्टिशियस डिसऑर्डर, जिसको मुनचाउसेन सिंड्रोम भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग अदर मेडिकल कंडीशंस, ये भी है। फिर उसके बाद है अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इज इट क्लियर? सोमेटिक सिम्टम्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यस सर। Yes, sir. देखो, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर का, वो है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर ये कौन कौन से हैं? पाइका, या इसको पाइका ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? हाँ सर। हाँ, तो पाइका भी है, रुमिनेशन डिसऑर्डर भी है, अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर भी है, एनरोक्सिया नर्वोजा है, बुलिमिया नर्वोजा है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। तो 6 डिसऑर्डर हम इधर भी पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सॉरी, 7 है इधर, एक और है अदर स्पेसिफिक। देखो, ये तो आपको सभी डिसऑर्डर्स में पढ़ने को, सारे क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो टोटल यहाँ 7 है। इज इट क्लियर? Yes, sir. आफ्टर दैट एलिमिनेशन डिसऑर्डर भी है ना? एलिमिनेशन डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन भी है, जिसमें क्या आ जाएगा? ए न्यूरोसिस, ए न्यूरोसिस आता है इसके अंदर। उसके बाद आता है एनकोप्रेसिस। इसके बाद आता है अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर। टोटल इधर कितने हैं? 3। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर का, वो है स्लीप वेक डिसऑर्डर्स। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, तो इसमें इंसोमनिया डिसऑर्डर आता है, हाइपर सोमनलेंस डिसऑर्डर आएगा। उसके बाद नार्कोलेप्सी भी आता है। आफ्टर दैट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपोएपनिया, मतलब OSAH आता है। उसके बाद हम सेंट्रल स्लीप एपनिया भी पढ़ते हैं। उसके बाद स्लीप रिलेटेड हाइपो वेंटिलेशन पढ़ते हैं। आफ्टर दैट सर्कैडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। आफ्टर दैट पैरासोमनियाज, और आफ्टर दैट अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड स्लीप वेक डिसऑर्डर। टोटल 9 पढ़ते हैं इधर, किसके अंदर? स्लीप वेक डिसऑर्डर के अंदर। इज इट क्लियर? यस सर। देखिए, इसके बाद ना यहाँ हम यहाँ सेक्सुअल डिसफंक्शंस को भी पढ़ते हैं। तो ये भी एक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, ये भी क्लासिफिकेशन डिसऑर्डर के। तो यहाँ हम डिलेड एजैकुलेशन पढ़ेंगे, इरेक्टाइल डिसऑर्डर पढ़ते हैं इधर, फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर है, फिर जेनिटो पेल्विक पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर है, फिर मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर है,
प्री मेच्योर एजेकुलेशन वाला डिसऑर्डर है, फिर सब्सटेंस मेडिकल इंड्यूस सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के अंदर टोटल हम 9 डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका जेंडर डाइसफोरिया का, है ना। जेंडर डाइसफोरिया, जेंडर डाइसफोरिया के हम अंदर कितने सारे डिसऑर्डर्स को देखते हैं। हम पढ़ते हैं जेंडर डाइसफोरिया इन चिल्ड्रन, उसके बाद जेंडर डाइसफोरिया इन एडोलसेंट एंड एडल्ट, उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट अप्रोचेस, है ना। तो टोटल यहाँ पर 3 है। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका डिसऑर्डर्स का, वो है डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। इसके अंदर हम कितने डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ओडीडी, जिसको हम अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें हम आईईडी भी पढ़ते हैं, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। उसके बाद सीडी पढ़ते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर, है ना। फिर हम पढ़ते हैं पायरोमेनिया, फिर हम पढ़ते हैं क्लिप्टोमेनिया, है ना। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 5। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर की सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, इसमें हम कितने डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट डिसऑर्डर है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। सेकंड है आपका सब्सटेंस क्लासेस इन DSM-5, दूसरा क्लासिफिकेशन ये है। तीसरा क्लासिफिकेशन है एग्जांपल्स ऑफ मेजर सब्सटेंस डिसऑर्डर, जिसमें आ जाएगा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर, स्टिमुलेंट्स यूज डिसऑर्डर, कैनाबीज यूज डिसऑर्डर, टोबैको यूज डिसऑर्डर। फिर है नॉन सब्सटेंस एडिक्शन, जिसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर, है ना। ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर ट्रीटमेंट अप्रोचेस है। तो इतना सारा है, ठीक है। इज इट क्लियर? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स यस में, सर। हाँ, यस सर। सारा आ जाएगा। मतलब सब्सटेंस और नॉन सब्सटेंस दोनों आ जाएंगे। मतलब एडिक्शन भी आ जाएगा इधर। एडिक्शन सिर्फ उसका नहीं होता है ना, मतलब एल्कोहल या इसी का नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। चलो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का। न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम इसके अंदर पढ़ते हैं डिलीरियम, इसके अंदर पढ़ते हैं मेजर कॉग्निटिव न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जिसको NCD बोलते हैं, मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। आफ्टर दैट हम और क्या पढ़ते हैं, माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। उसके मेजर टाइप्स इटियोलॉजीज ऑफ एनसीडीज, इसमें अल्जाइमर डिसीज़ पढ़ेंगे, वास्कुलर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे, है ना। लेवी बॉडी डिमेंशिया पढ़ेंगे, है ना। फ्रंटो टेम्पोरल एनसीडी, देन एनसीडी ड्यू टू पार्किंसन डिसीज, एनसीडी ड्यू टू हंटिंगटन डिसीज, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एनसीडी। एनसीडी समझ रहे हो, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, है ना। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, फिर ट्रीटमेंट अप्रोचेस। तो ये है। इज इट क्लियर? न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। सर यस सर। टोटल कितने हैं ये? कोई कुछ बोल रहा है? सर ट्रीटमेंट को ये मिला न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर कितने हैं, कितने नंबर लिखे इसके? देखो इसके है ना, यहाँ पर कितने लिखोगे, एक्चुअली क्या है इसके अंदर भी है ना। तो टोटल यस यहाँ पर जो सर। 4 कैटेगरी लिखी है तो 4 ही लिख लो, अभी 5 लिख लो, ओके। है ना। ओके सर। क्योंकि उस डिसऑर्डर्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो ना, तो अभी पता चल जाएगा कितने हैं। एटलीस्ट हम 5 तो लेके ही चल रहे हैं, मतलब 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम 100 तो हैं ही है, 100 तो हैं। एवरेज लेके चल रहे हैं 100 का, तो मतलब हम एक ऐसा एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि इतने तो मिनिमम है ही, इससे ज़्यादा ही है। DSM-5, सॉरी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन में कितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम पढ़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी तीनों को ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्लस्टर ए में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, स्कीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्कीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये 3 यहाँ हो गए, ठीक है। फिर क्लस्टर बी में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्टीरोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, 4 ये हो गए। फिर क्लस्टर सी में अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम OCPD बोलते थे, है ना। और फिर जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस में मतलब सारी आ जाएंगी, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो क्लस्टर ए, बी, सी 3 लिख लो, है ना। 3 के अंदर वो उतने सारे हैं, मतलब टोटल उधर 3, 4, 3 टोटल है अपने कितने हो गए टोटल 10।
10 ये हो गए, 11। 11 हो गए। हाँ एक और आ गया ना, जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक और है। तो टोटल इधर वैसे 11 हो रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर का पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स है ना, इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर हैं? बोयरिस्टिक डिसऑर्डर, एक्जिविनिस्टिक डिसऑर्डर, फ्लोटरिस्टिक डिसऑर्डर, सेक्सुअल मैसोसिज्म डिसऑर्डर, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, पेडोफिलिक डिसऑर्डर, है ना, फेटिस्टिक डिसऑर्डर, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर, इतने सारे हैं। तो टोटल यहाँ पर 8 ये हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है अदर मेंटल डिसऑर्डर्स का। अदर मेंटल डिसऑर्डर्स में अदर स्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, अदर डिसऑर्डर्स ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, है ना। ये है 3 कैटेगरी, ये हो गई। तो एक बेसिक आइडिया आप मुझे बता पाओगे कि टोटल कितने होंगे आसपास? कम से कम 100 तो है 114। ही, है ना। 100 से ऊपर ही कहानी पहुंचेगी वैसे। 114 हुए सर। है 114। 114। उसका अलग आया होगा। क्योंकि उसके अंदर भी हैं और ऐसे भी हैं। तो आपने देखा नहीं कि आप सर, कितना कुछ पढ़ोगे। नहीं सर, सृष्टि की काउंटिंग अलग आई होगी। हम्म, तो मतलब ऐसा उसने अगर मान के अंदर चल क्या हुआ? सृष्टि भी अगर उसने ऐड किए होंगे तो काउंटिंग अलग आई होगी। हाँ, लेकिन हम चलो मतलब एक मोटा मोटा हिसाब मान के चले तो एवरेज जो है वो लगभग 100 से ऊपर ही है। हाँ सर। देखिए अभी की क्लास में मैंने ये बताया कि डीएसएम क्या होता है, डीएसएम की हिस्ट्री क्या होती है, और हम कौन से वाले डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। इतना आप सभी को क्लियर है? जो अभी ये ज्वाइन किया है क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, फिर हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो अब, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, 1 मिनट रुकना, मैं इसको रिकॉर्डिंग में ले लेता हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? यस सर। तो देखिए नेक्स्ट यस डिसऑर्डर है सर। आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखो स्लैश करके लिखते हैं इधर, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, देखो अटेंशन नहीं होता है इसलिए हाइपर एक्टिव होते हैं वो। ये वाली बात आप रिलेट कर पा रहे हो? मतलब इनका ध्यान एक जगह नहीं लग पाता है, और हाइपर एक्टिविटी इनके ब्रेन में होती है, इसलिए जो उछल कूद करते रहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? अटेंशन का डेफिसिट होता है इनके अंदर, मतलब एडीएसडी में अटेंशन का डेफिसिट होता है, मतलब एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते, इसकी वजह से हाइपर एक्टिव रहता है ब्रेन, है ना। मतलब और ऐसा भी बोल सकते हैं ब्रेन हाइपर एक्टिव रहता है इस वजह से ध्यान नहीं लगा पाते। इज इट क्लियर और नॉट? मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? अरे यस और नो में आंसर करो ना। यस सर। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एडीएसडी में क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी मोर देन एक्सपेक्टेड फॉर अ पर्सनस एज, है ना। टाइप्स, टाइप्स में हम देखेंगे प्री डोमिनेंटली इनअटेंटिव, जिसमें फॉरगेटफुलनेस इजीली डिस्ट्रैक्टेड आ जाता है, मतलब प्री डोमिनेंटली इन अटेंटिव में ये है। फिर उसके बाद है प्री डोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, है ना। ब्लरिंग आउट क्या बोलते हैं इसको, फिजिटिंग, फिजिटिंग ब्लर्टिंग आउट आंसर, मतलब इनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा इम्पल्सिव होता है, हाइपर एक्टिवली वो रिस्पॉन्स करते हैं।
और तीसरा है कंबाइंड प्रेजेंटेशन, मतलब पहला और दूसरा दोनों को मिला के, बस नाम याद रख लेना, ठीक है। टाइप्स देखें इसके, सॉरी सिम्टम्स देखते हैं एडीएसडी के। तो पहला तो इन अटेंशन है, इन अटेंशन तो हो गई, डिफिकल्टी सस्टेन फोकस, केयरलेस मिस्टेक्स। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी कैसे दिखती है, रेस्टलेसनेस, है ना, फिजिटिंग। इम्पल्सिविटी कैसे दिखती है, इंटरप्टिंग इम्पेशंस। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो देखो जो जो फिजिटिंग है उसको बोलते हैं हिलते, हिंदी में बोलते हैं हिलते हिलते डुलते रहना, मतलब एक जगह नहीं बैठते, ऊपर नीचे घूमते ही रहेंगे, है ना, इधर अपनी बॉडी को हिलाते रहेंगे, मूव करते ही रहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो यहाँ पर आपको इम्पल्सिविटी भी देखने को मिलती है। ऑनसेट शुरुआत कैसे होती है इसकी, शुरुआत आपकी होती है बिफोर एज 12, 12 साल से पहले, प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 सेटिंग्स, स्कूल में, होम को मतलब घर में, स्कूल में, आप ऐसा देख सकते हो, है ना। बच्चे को बता सकते, मतलब देख के बता सकते हो कि उसको एडीएसडी है, क्योंकि होता ही है, उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन आप ट्रीटमेंट बिहेवियरल थेरेपी है, पेरेंट ट्रेनिंग हो गई, स्कूल सपोर्ट हो गया, मेडिकेशन से भी काम हो सकता है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु कॉन्स्टेंटली लीव्स देयर सीट, अपनी सीट बार बार छोड़ के भाग जाता है वो, है ना। इंटरप्ट देयर टीचर, टीचर्स को इंटरप्ट करता है, फॉरगेट्स होमवर्क, होमवर्क भूल जाता है। तो ऐसे कुछ इसके एग्जाम मतलब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको क्लियर है ये सारा? इज इट क्लियर? एडीएसडी, अरे बोलो। यस। हाँ, उसके बाद यस है सर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है। व्हाट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर? डिफिकल्टी लर्निंग एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपका इंटेलिजेंस नॉर्मल ही है, नॉर्मल भी होगा, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको सीखने में प्रॉब्लम होती है ना। डिफिकल्टी लर्निंग एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल्स। तो एरियाज अफेक्टेड, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिफिकल्टी। डिसकैलकुलिया क्या होता है, मैथ डिफिकल्टी। डिसग्राफी क्या होता है, राइटिंग डिफिकल्टी। कॉजेज़ क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना, ब्रेन प्रोसेसिंग में। ट्रीटमेंट स्पेशल एजुकेशन है, इन इंडिविजुअलाइज लर्निंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो सकती है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु रीड्स वेरी स्लोली, मिक्स अप लेटर्स एंड स्ट्रगल विद स्पेलिंग डिस्पाइट नॉर्मल आईक्यू, मतलब नॉर्मल आईक्यू होने के बाद भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर यस। है ना आपको? यस सर। देखिए उसके बाद हमारा जो इसमें एक डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर्स। मोटर डिसऑर्डर्स, मोटर डिसऑर्डर्स में हम क्या देखने को मिलता है, हमको क्या पढ़ता है, व्हाट इज मोटर डिसऑर्डर्स? डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें मोटर डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होता है, इसमें डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर और टिक डिसऑर्डर। 3 टाइप के डिसऑर्डर हमको मोटर डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर क्या होता है, क्लमजीनेस, है ना, क्लमजीनेस, ट्रबल विद मोटर टास्क, बटनिंग शर्ट, कैचिंग अ बॉल, मतलब वो छोटी चीज़ें हैं, बटन भी नहीं लगा पाते हैं शर्ट के, बॉल पकड़ नहीं पाते हैं ठीक से, है ना। तो वो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, मतलब उनका जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं होता है, वो मोटर डिसऑर्डर में आएगा। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब वो एक ही तरह से काम करते रहता है, रिपीटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट, जैसे हैंड वेविंग, हैंड वेंगिंग, हाथ हिलाना, ऐसा करना वैसा करना, आप समझ पा रहे हो, एक ही तरीके से। टिक डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर क्या, टिक डिसऑर्डर में टोरेट डिसऑर्डर भी इंक्लूड होता है। देखो एग्जाम में पूछा जाता है टिक डिसऑर्डर, टोरेट डिसऑर्डर। तो व्हाट इज टिक डिसऑर्डर, टोरेट डिसऑर्डर? इट्स अ काइंड ऑफ मोटर डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है, सडन रिपीटेटिव मूवमेंट्स और वोकलाइजेशन, मतलब ऐसे लोग मतलब ऐसे जो मोटर डिसऑर्डर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं या पेशेंट होते हैं, ये अचानक से सडनली रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं
और वोकलाइजेशन करते हैं, मतलब अपनी आँख हिलाते रहेंगे, गले में से अलग अलग आवाज़ें निकालते रहेंगे, है ना, चिल्लाते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे, है ना, घर घर मतलब गले में से कुछ ना कुछ आवाज़ें ही निकालते रहेंगे। कभी आप गूगल करके देखो कि टिक डिसऑर्डर या यूट्यूब पे टिक डिसऑर्डर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग आवाज़ें कैसी निकालते हैं, और रिपीटेटिव निकालते ही रहेंगे आवाज़ें। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस समझ में आ रहा है आपको? अरे सभी लोग बोलो जल्दी, यस और नो। यस सर। समझ तो आ रहा है ना मैं यस जो सर। समझा रहा हूँ? तो ये मोटर डिसऑर्डर्स हो गए। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स है वो हम पढ़ते हैं किस में, हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा है, आप पढ़ाया है आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, सॉरी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में हमने सारा ये पढ़ा है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आ गया, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर्स। तो 6 डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर में। आपको इतनी